हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेश शर्मा द एक्सीलेंस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं और आज का लेक्चर और भी ज़्यादा इंटरैक्टिव होगा। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था इकोसिस्टम के अबायोटिक कंपोनेंट्स, अर्थात जो अजीवित कंपोनेंट हैं किसके, इकोसिस्टम के। वी हैव कवर्ड देम। आज हम जो कवर करेंगे वो इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट्स को कवर करेंगे। स्टूडेंट्स का कहना था कि जो पीडीएफ के थ्रू हम लेक्चर ले रहे थे उसमें उनको जूम करने में दिक्कत आ रही थी या क्लियर विजन नहीं हो पा रहा था। तो इसके लिए हमने अपने लेक्चर्स को और ज़्यादा इंटरैक्टिव करने के लिए आपके जो सुझाव हैं, आपके जो फीडबैक है, उसको ध्यान में रखते हुए लेक्चर को, इस नोट्स को और ज़्यादा इंटरैक्टिव और बेहतरीन बनाने की हमने कोशिश की है। आगे भी आप फीडबैक इसी प्रकार देते रहिए, हम सुधार करते रहेंगे क्योंकि हमारा मोटो है टुवर्ड्स परफेक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इसमें आइए हम जानते हैं कि बायोटिक कंपोनेंट्स ये होते क्या हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स हैं क्या, जरा इनको हम जानने की कोशिश करते हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट्स वो हैं जो किसी न किसी तरह से किसी जीवित वस्तु, किसी जीवित ऑर्गेनिज्म से कनेक्ट है। कैसे? बायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो लिविंग हैं, जो जीवित हैं। कंप्राइजिंग, अब लिविंग में कौन कौन आता है? प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, माइक्रोब्स आते हैं, एंड आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शनल एट्रीब्यूट्स इनटू प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसमें ये सब शामिल हैं, चाहे वो आपके प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, माइक्रोब्स हो गए। अब इन प्लांट्स को, एनिमल्स को, माइक्रोब्स को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं। साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने इनको और भी क्लासिफाई किया है। किसके बेसिस पर किया है? वो उनके फंक्शन के बेसिस पर क्लासिफाई किया है। फंक्शन कौन सा? कि वो प्रोड्यूसर है या कंज्यूमर है। इसके बेसिस पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको क्लासिफाई किया जाता है, उनमें सेपरेशन किया जाता है, उनको डिफरेंट किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि अब जो प्रोड्यूसर हैं वो भी कई प्रकार के होते हैं। नंबर 1, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, जिसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स, अर्थात सेल्फ नरिशिंग। ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आर बेसिकली ग्रीन प्लांट्स, बेसिकली ग्रीन प्लांट्स होते हैं, एंड सर्टेन बैक्टीरिया एंड एल्गाई। अब यहां इन्होंने वर्ड यूज किया है बेसिकली, इन्होंने ये नहीं कहा कि ऑल ग्रीन प्लांट्स या ओनली ग्रीन प्लांट्स। तो यहां पर हमको समझ में आता है कि सर्टेन बैक्टीरिया भी कुछ ऐसे हैं, कुछ एल्गाई भी ऐसे हैं जो ऑटोट्रॉप्स हैं, अर्थात वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ 2 टर्म यूज ये हुए हैं तो इनका थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। पहला टर्म है बैक्टीरिया और नेक्स्ट है एल्गाई। अब ये बैक्टीरिया क्या होता है, एल्गाई क्या होता है, इसका थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। बाकी तो ये बायोलॉजी का सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ मैं एक एक टर्म को क्लियर करता चलूंगा जो भी कुछ न्यू होगा। बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया आर माइक्रोस्कोपिक, मीन्स उनको हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, बिना जो किसी माइक्रोस्कोप के हम उनको नहीं देख सकते। नेक्स्ट, कैसे हैं वो? माइक्रोस्कोपिक, साइज के अकॉर्डिंग में बहुत छोटे हैं। सिंगल सेल हैं, अगर उनको सेल के बेसिस पर हम देखें तो वो कैसे हैं? सिंगल सेल हैं। उनकी जो वो एक ही सेल से बने हुए होते हैं। सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स दैट थ्राइव इन डाइवर्स एनवायरनमेंट्स। अब बैक्टीरिया बहुत प्रकार के एनवायरनमेंट में क्या करते हैं? जीवित रहते हैं, सर्वाइव करते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स कैन लिव इन सॉइल, तो बैक्टीरिया जो है वो सॉइल में रह सकता है, द ओशियन, ओशियन में रह सकता है, एंड इनसाइड द ह्यूमन गट, तो हमारी जो इंटेस्टाइन वगैरह है, हमारा जो पेट है, उसमें भी बैक्टीरिया रहते हैं जो खाने को पचाते हैं। जैसे कि दही में बैक्टीरिया होता है, कर्ड में। ह्यूमन्स रिलेशनशिप विद बैक्टीरिया इज कॉम्प्लेक्स। ह्यूमन जो है उनका रिलेशनशिप बैक्टीरिया के साथ बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया ह्यूमन के लिए अच्छे भी होते हैं तो कुछ ह्यूमन के लिए नुकसानदायक भी होते हैं, हार्मफुल भी होते हैं। समटाइम्स बैक्टीरिया लैंड एज अ हेल्पिंग हैंड, अच्छा भी है, ठीक है, दही खाते हैं हम तो उसमें लैक्टोबैसिलस होता है, उसका हमारे लिए यूज होता है, सच एज बाय कर्डिंग मिल्क इनटू योगर्ट और हेल्पिंग
विद आवर डाइजेशन में भी हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, एल्गाई की। तो एल्गाई आर फोटोसिंथेटिक क्रिएचर्स। कैसे क्रिएचर्स हैं एल्गाई? फोटोसिंथेटिक। इसका मतलब होता है ऐसे क्रिएचर्स जो सनलाइट से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं और अपना फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे क्रिएचर्स को हम फोटोसिंथेटिक क्रिएचर्स कहते हैं। दे आर नाइदर प्लांट। अब ये जो एल्गाई हैं, कई बार पूछते हैं कि भाई ये प्लांट हैं या एनिमल हैं या बैक्टीरिया, क्या है ये? तो दे आर नाइदर प्लांट। न तो एल्गी को प्लांट्स में शामिल किया जाता है, न ही उनको एनिमल माना जाता है, न ही उनको फंजाई माना जाता है। मैनी एल्गाई आर सिंगल सेल भी होते हैं। हाउएवर सम स्पीसीज आर मल्टीसेलुलर। तो बहुत सारे एल्गाई ऐसे भी हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं। मैनी बहुत सारे, बट नॉट ऑल, लेकिन सभी नहीं। बट नॉट ऑल ऑफ रेड एंड ब्राउन एल्गाई आर मल्टी सेलुलर। ज्यादातर केस में जो रेड एल्गी होते हैं और ब्राउन एल्गी होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जितने भी रेड एल्गाई या ब्राउन एल्गाई हैं वो सबके सब मल्टी सेलुलर ही होंगे। मींस वो मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं और सिंगल सेल भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात हम इसी में करते हैं। नेक्स्ट बात क्या करते हैं हम इसमें, आइए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है इसी का वो है कि दे सिंथेसाइज। अब यहाँ किसकी बात हो रही है? यहाँ बात हो रही है बायोटिक कंपोनेंट्स में किसकी? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स की। क्योंकि यहाँ बैक्टीरिया और एल्गी दो टर्म आए थे, ये बैक्टीरिया, ये टर्म बैक्टीरिया आया था ये, और एक टर्म आया था आपका एल्गी। तो हमने बीच में इन दोनों को यहाँ डिस्क्राइब किया, लेकिन हमारा जो मेन टॉपिक क्या चल रहा था, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स चल रहा था। किसके अंदर? बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर। तो आइए इसको देखते हैं। अब यहाँ बात हो रही है किसकी? बायोटिक कंपोनेंट्स की। क्या कि दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो सनलाइट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी करते हैं, और जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड है इनसे मिला करके क्या करते हैं? वो अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं। फूड क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बन हो गया उसमें, हाइड्रेट का मतलब हो गया उसमें पानी। नेक्स्ट, अब ये करते कैसे हैं ये सब काम? मतलब जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है किसकी उपस्थिति में होती है? प्रेजेंस में। ये होती है सनलाइट की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। किसके द्वारा? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जो कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस होती है वो किसकी उपस्थिति में होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और वो किसके लिए करते हैं? फॉर देमसेल्व्स, अपने लिए करते हैं। ये सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, जो प्लांट्स हैं, सप्लाई इनडायरेक्टली टू द नॉन प्रोड्यूसर्स। तो ये जो वृक्ष हैं, जो पेड़ हैं, जो प्लांट्स हैं, ये अपने लिए इस भोजन को बनाते हैं और कभी इसका उपयोग अपने कुछ ही अपनी वृद्धि के लिए करते हैं। बाकी जो जितने भी प्लांट्स वगैरह हैं उनको कोई ना कोई एनिमल ही यूज करता है। नेक्स्ट, इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम प्रोड्यूसर्स आर बेसिकली हर्बेसियस एंड वुडी प्लांट्स। तो जो टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या है यहाँ पे? जो जमीन पर, पृथ्वी का मतलब है यहाँ पर लैंड पर, मिट्टी वाले क्षेत्र पर जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो ज्यादातर आपको कैसे मिलेंगे? हर्बेसियस मिलेंगे, अर्थात जो झाड़ियां होती हैं उसके रूप में मिलेंगे। दूसरा मिलेंगे वुडी प्लांट्स। वुडी प्लांट्स कौन से होते हैं? जो बड़े बड़े प्लांट्स हो जाते हैं, उनमें बड़ी काफी सारी मात्रा में लकड़ी निकलती है। वाइल इन एक्वेटिक इकोसिस्टम प्रोड्यूसर्स आर वेरियस स्पीसीज ऑफ माइक्रोस्कोपिक एल्गाई। और जो एक्वेटिक जो प्लांट्स होते हैं या एक्वेटिक जो कंपोनेंट्स होते हैं वो ज्यादातर पानी में जो मिलते हैं वो कैसे होते हैं? माइक्रोस्कोपिक एल्गाई होती है, बहुत छोटी छोटी एल्गाई होती है। ठीक है, तो एक्वेटिक का मतलब आप समझ गए होंगे कि जो पानी में पाया जाता है, जो जल से रिलेटेड है उसको बोलते हैं क्या? एक्वेटिक। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर, अभी हमने बात की किसकी? प्रोड्यूसर्स की। कौन से प्रोड्यूसर्स? अब यहाँ पे देख लीजिए, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स की हम बात कर रहे थे। अब हम बात करते हैं कि ये तो प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, तो भाई इसको खाता भी तो कोई होगा, और वो है कौन? कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स इसको क्या करते हैं? इसको यूज करते हैं। किसको? प्लांट्स को, जो फूड प्लांट्स ने बनाया उसको यूज करते हैं ये। अब इनको क्या बोलते हैं? कंज्यूमर्स को, इनको बोलते हैं
हेटेरोट्रॉप्स। जो प्लांट्स हैं उनको बोलते थे हम ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स का मतलब जो स्वयं भोजन बनाए, और हेटेरोट्रॉप्स का मतलब जो दूसरों पर फूड के लिए निर्भर रहे। अब ये हेटेरोट्रॉप्स को हम यहाँ हेटेरोट्रॉप्स भी बोल देते हैं, प्लस उनको फैगोट्रॉप्स भी बोल देते हैं। फैगोट्रॉप्स क्या होते हैं? फैगोट्रॉप्स क्या हो सकता है होते हैं, उसकी डेफिनेशन मैंने ये ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी से ली गई है। एनी हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म दैट फीड्स बाय इंजेस्टिंग ऑर्गेनिजम्स और ऑर्गेनिक पार्टिकल्स, जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, किसी प्लांट को, किसी एनिमल को खाता हो, यूज करता हो, उसको अपने पेट के अंदर ले जाता हो, या किसी ऑर्गेनिक पार्टिकल को उसको अपने पेट के अंदर ले जाता हो, ऐसे किसी ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फैगोट्रॉप्स। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं किसकी। यहाँ पर फैगोट्रॉप की जो है आपको एक पोजीशन पिक्चर दिखाई गई है। यहाँ क्या कह रहा है, ये पिक्चर में क्या लिखा है कि मैक्रो कंज्यूमर्स मीन्स फैगोट्रॉप्स का मतलब यहाँ पर केवल छोटे छोटे कीड़े नहीं होते, मतलब एक छोटे से कीड़े से लेकर के बड़ा हाथी तक भी क्या हो सकता है? फैगोट्रॉप हो सकता है। नेक्स्ट, कंज्यूमर्स आर इनकैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर ओन फूड। कंज्यूमर्स जो होते हैं वो अपना फूड नहीं बना सकते, चाहे वो इंसान हो, एनिमल्स हो, एनिमल्स में चाहे वो लॉयन हो, एलिफेंट हो, ये कोई भी हो, वो अपना फूड नहीं बनाते। वो इनडायरेक्टली प्लांट्स पर क्या रहते हैं? निर्भर रहते हैं, क्योंकि ये जो एनिमल्स हैं ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं कर सकते। दे डिपेंड ऑन ऑर्गेनिक फूड डायरेक्ट फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स और बोथ। ये जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, ये जो एनिमल्स होते हैं वो अपने फूड के लिए किसी प्लांट पर, किसी एनिमल पर क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं, या फिर दोनों पर ही डिपेंड होते हैं। प्लांट पर डिपेंड होते हैं, जैसे कि हिरन हो गया, खरगोश हो गया, क्योंकि ये नॉनवेज नहीं खाते। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो दोनों ही चीज़ें खाते हैं, जैसे कि इंसान हो गया, वो दोनों पर डिपेंड रहते हैं। नेक्स्ट, वन सेकेंड। कंज्यूमर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड ग्रुप्स। दो बड़े ग्रुप्स में इनको हम डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या? नेमली वन, पहला एक तो हो गया माइक्रो और दूसरा हो गया मैक्रो। ये हम साइज के बेसिस पर बात कर रहे हैं। यहाँ पे जब हम कंज्यूमर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ मैक्रो या माइक्रो, वी आर टॉकिंग अबाउट दीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। तो मैक्रो कंज्यूमर्स की हम पहले बात कर लेते हैं। मैक्रो कंज्यूमर्स वो होते हैं जो बहुत विशाल होते हैं, बड़े होते हैं। जैसे क्या हो गया? दे फीड ऑन प्लांट्स। तो जो मैक्रो कंज्यूमर्स हैं किस पर फीड करते हैं? वो किस पर, कहाँ से अपना फूड लेते हैं? प्लांट्स से अपना फूड लेते हैं, या एनिमल्स से अपना फूड लेते हैं, या दोनों से फूड लेते हैं। जैसे इंसान हो गया, प्लांट्स भी खाता है, मीट भी खाता है। एंड आर कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड सोर्सेज। अब जो मैक्रो कंज्यूमर्स हैं उनको भी उनके फूड के सोर्स के बेसिस पर क्या किया जाता है? क्लासिफाई किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है कि भाई उनका फूड कहाँ से, किस सोर्स से आ रहा है, उसके बेसिस पर उनको नाम दिए जाते हैं। अब कैसे? अब हर्बीवोर्स, ये वो हैं जो केवल घास फूस खाते हैं या प्लांट्स को ही खाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? हर्बीवोर्स बोलते हैं। जैसे हिरन हो गया, हाथी हो गया, ये कैसे? आर प्राइमरी कंज्यूमर्स विच फीड मेनली ऑन प्लांट्स। जैसे काऊ हो गया, रैबिट हो गया, हिरन हो गया, ये सब केवल प्लांट्स को खाते हैं, मतलब प्राइमरी जो चीज हैं उनको खाते हैं, ये प्लांट्स को खाते हैं, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स बोलते हैं। नेक्स्ट बात आती है सेकेंडरी कंज्यूमर्स की। ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन होते हैं? ये किसी ना किसी रूप में किसी एनिमल को खाते हैं, मतलब किसी एनिमल ने प्लांट को खाया, और सेकेंडरी कंज्यूमर जो है इन्होंने किसी दूसरे एनिमल को खाया, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ये किस पर फीड करते हैं? फीड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर्स। ये प्राइमरी कंज्यूमर्स पर डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए, जैसे कि वुल्व्स हो गया, लॉयन हो गया। ठीक, नेक्स्ट है आपका कार्निवोर्स विच फीड ऑन सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर कॉल्ड टर्शियरी कंज्यूमर्स। लॉयंस विच कैन ईट वुल्व्स। अब ये जो लॉयन है ये कैसा है? ये कार्निवोरस है, ये केवल मीट खाता है। अब आपको ये कंफ्यूजन नहीं करना कि यार यहाँ पर वुल्व है, क्या इसको हम कार्निवोर्स बोल सकते हैं कि नहीं? हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि ये रैबिट को खा सकता है। और जो लॉयन है उसको हम सेकेंडरी कंज्यूमर बोल सकते हैं, क्योंकि वो रैबिट को भी खा सकता है, हिरन को भी खा सकता है। ठीक है, विच कैन ईट वुल्फ, और ये भेड़िया को भी खा सकता है, इसीलिए इसको हम यहाँ पर भी शामिल। अब बात करते हैं किसकी? ओमनिवोर्स की। आर ऑर्गेनिजम्स, ओमनिवोर्स आर ऑर्गेनिजम्स विच कंज्यूम बोथ, क्या? प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये दोनों को ही खा सकते हैं, जैसे कि मैन हो गया,
मंकी हो गया, ये दोनों ही चीजों को खाते हैं। चिंपैंजी हो गया। ठीक, अब हम बात करते हैं साइज के बेसिस पर किसकी। पहला देखा हमने क्या था, मैक्रो ऑर्गेनिज्म थे जो बड़े थे। अब देखते हैं छोटे वालों को, कौन कौन से, जो इनको क्या कहते हैं, इनको बोलते हैं माइक्रो कंज्यूमर्स, बिल्कुल छोटे, मतलब सेप्रोट्रॉप्स, डीकम्पोजर्स और ऑस्मोट्रॉप्स। इनको सेप्रोट्रॉप्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि मरी हुई चीजों पर आदि पर ये क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। दे आर बैक्टीरिया एंड फंजाई। इनमें कौन कौन शामिल है, बैक्टीरिया भी शामिल है और फंजाई भी शामिल है। क्यों, पहले से हमको दिख रहा है कि भाई ये कैसे हैं, माइक्रो हैं, बहुत छोटे हैं। और ये विच ऑब्टेन एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स, अपनी एनर्जी कहां से लेते हैं, एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स कहां से लेते हैं, बाय डीकम्पोजिंग डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। मतलब इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, डेट्रिटस भी बोल देते हैं, कि ये मरे हुए जीव जंतुओं को, प्लांट्स को या एनिमल्स को डिकम्पोज करके जब वो सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, तो उनको ये क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, वहां से अपनी एनर्जी लेते हैं, वहीं से अपने न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। जैसे कि अगर किसी जीव की, किसी एनिमल की, किसी डॉग की साइड में कोई बॉडी पड़ी होती है तो उसमें बहुत सारे कीड़े लग जाते हैं और वो उसको बदल करके मिट्टी में बदल देते हैं, उन्हीं को हम बोलेंगे यहाँ पर क्या, माइक्रो कंज्यूमर्स। वो भी कैसे हैं, सेप्रोट्रॉप्स हैं या डीकम्पोजर्स हैं या ऑस्मोट्रॉप्स हैं, क्योंकि वो किसी मरी हुई बॉडी पर या किसी मरे हुए या डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पर वो क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, इसी में से ऑफ प्लांट एंड एनिमल ओरिजिन। ठीक है, जो सेप्रोट्रॉप्स होते हैं वो क्या, जो प्लांट या एनिमल की डेड बॉडी आदि को यूज करते हैं अपने भोजन के लिए। द प्रोडक्ट्स ऑफ डीकम्पोजिशन सच एज इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। कैसे, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, जो किसी प्लांट या एनिमल से नहीं आए, which are released in the ecosystem are reused by producers and thus recycled। ये अब इकोसिस्टम में रिलीज होते हैं और फिर से रिसाइकलिंग इनकी होती है और ये यूज होते रहते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, प्लांट्स इसको यूज करते हैं, प्लांट की पत्तियों में होता है, पत्तियां फिर से सड़ जाती हैं, गल जाती हैं, वो फिर से मिट्टी में वो नाइट्रोजन मिल जाता है और फिर से दोबारा से प्लांट्स उसको यूज कर लेते हैं। ओके, तो ये उसका क्या हो गया, रिसाइकलिंग हो गया। नेक्स्ट है अर्थवॉर्म एंड सर्टेन सॉइल ऑर्गेनिजम्स। अर्थवॉर्म का मतलब होता है केंचुआ, और बहुत सारे कुछ और ऑर्गेनिजम्स और भी हैं जो मिट्टी में पाए जाते हैं, जैसे नेमाटोड्स हो गए, आर्थ्रोपोड्स हो गए, आर डेट्रिटस फीडर्स एंड हेल्प इन द डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड आर कॉल्ड डेट्रीबोर्ड्स। ये भी डीकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं और इनको हम डेट्रीबोर्ड्स भी बोलते हैं। और ये कैसे हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और ये किसके कंपोनेंट हैं, फिर से भूलना नहीं है, ये कंपोनेंट हैं इकोसिस्टम के। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम। हमने इकोसिस्टम को समझा, वो किन किन चीजों से मिलकर बनता है, अर्थात उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, उसको हमने देखा कि भाई उसके बायोटिक कंपोनेंट्स हैं और उसके अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। अब जरा हम देखेंगे कि इकोसिस्टम भी क्या उसके कोई टाइप होते हैं, अगर होते हैं तो उसका क्लासिफिकेशन क्या है, क्या क्या उसके टाइप्स हैं। तो नेचुरल इकोसिस्टम में हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, नेचुरल इकोसिस्टम में एक तो होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम। ये पहले ही जान चुके हैं हम। टेरेस्ट्रियल वो होता है जो जमीन पर होता है, मिट्टी पर होता है, जिसमें फॉरेस्ट हो गए, ग्रासलैंड्स हो गए, पेड़ पौधे हो गए, ये सब। और एक्वेटिक कौन हो गए, एक्वेटिक में पानी वाले हो गए। अब पानी भी कैसा होता है, पानी फ्रेश वाटर भी होता है, सैलाइन भी होता है। फ्रेश वाटर हो गया किसी ओशियन का हो गया, ग्लेशियर से पिघलने वाला हो गया। सैलाइन वाटर ओशियंस में मिलता है या किसी सी में मिलता है। दोनों ही प्रकार से दोनों ही जगह पर क्या है, इकोसिस्टम है। नेक्स्ट इसी में जो लैंड पर जो मिलेगा उसमें जो टेरेस्ट्रियल होगा वो डेजर्ट्स भी होंगे, रेगिस्तान भी होंगे। समुद्र के अंदर तो रेगिस्तान हो नहीं सकते। और दूसरा मराइन वाटर हो गया, ओशियन वाले उस क्षेत्र का वो पानी हो गया, तो वो भी कैसा है, वो पानी वाला है। ठीक है, अब नेचुरल इकोसिस्टम को हमने यहाँ पर थोड़ा सा क्या कर दिया है, जो समराइज कर दिया है कि टेरेस्ट्रियल में फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और डेजर्ट्स हो गए, और एक्वेटिक में फ्रेश वाटर, सैलाइन वाटर और मरीन वाटर हो गए। ठीक है, द डिटेल्ड स्टडी ऑफ इकोसिस्टम विल बी डील्ड इन द सब्सिक्वेंट चैप्टर्स। तो जो इकोसिस्टम की जो डिटेल स्टडी है वो आगे के चैप्टर्स में हम कवर करवाएंगे, यहाँ इतना ही सफिशिएंट था। इकोसिस्टम्स आर कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग देयर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। जो इकोसिस्टम के जो इकोसिस्टम है वो इस बात के लिए कैपेबल है कि वो प्रकृति का बैलेंस बना करके रखे। दे कैन रेगुलेट
देयर ओन स्पीसीज स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल प्रोसेसेस। इस इकोसिस्टम के अंदर जो स्पीसीज होती हैं, जो स्ट्रक्चर होते हैं, जो उनके फंक्शंस होते हैं, उन सबको ये क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम बना करके रखते हैं, उनका एक बैलेंस बना करके रखता है कौन, इकोसिस्टम। इसीलिए जब भी प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं तो इकोसिस्टम गड़बड़ा जाता है, उनका जो बैलेंस है वो गड़बड़ा जाता है। इसीलिए कभी वर्षा ज़्यादा होगी, कभी धूप ज़्यादा पड़ेगी, तो कभी बेमौसम बरसात होगी, बेमौसम गर्मी पड़ेगी या सर्दी पड़ेगी। दिस कैपेसिटी ऑफ इकोसिस्टम ऑफ सेल्फ रेगुलेशन इज नोन एज क्या, होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस क्या कहलाती है कि जो इकोसिस्टम की खुद को बैलेंस करने की जो कैपेबिलिटी है, इसी को हम क्या बोलते हैं, होम्योस्टेसिस बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इकोसिस्टम्स इंक्लूड। जो इकोसिस्टम है वो हमको क्या देता है, प्रकृति को में क्या देता है, ये तो कुछ तो गुड्स देता है और कुछ सर्विसेज देता है। अब गुड्स और सर्विसेज क्या क्या है, बाय प्रोविजन ऑफ फूड, फ्यूल एंड फाइबर। फूड भी मिलता है प्लांट से, फ्यूल भी मिलता है, लकड़ी जलाते हैं, फाइबर भी मिलता है, कपड़े पहनते हैं। ठीक, प्रोविजन ऑफ शेल्टर एंड बिल्डिंग मटेरियल। मकान बनाने के लिए बिल्डिंग मटेरियल बहुत सारी लकड़ी वगैरह ये सब मिलती है हमको, मिट्टी से जो है ईंट बनाते हैं। शेल्टर भी मिलता है, बहुत सारे पशु जो है पेड़ों पर रहते हैं या उनकी कंदराओं में रहते हैं, ठीक है, तो उनको घर भी मिलता है। और बिल्डिंग मटेरियल, प्योरिफिकेशन ऑफ एयर एंड वाटर। जो इकोसिस्टम है वाटर को और एयर को प्योरीफाई भी करता है। ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन एंड डीकम्पोजिशन ऑफ वेस्टेज। जो वेस्टेज निकलता है, जो कचरा होता है, उसको भी साफ करता है कौन, इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में जो जीव जंतु होते हैं वो जहरीले पदार्थों को क्या करते हैं, कम करते हैं। और जो डेड बॉडीज होते हैं उनको डिकम्पोज करके उनको एनवायरनमेंट में यूजेबल बनाते हैं। जो जैसे छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं वो सब क्या करते हैं, किसी डेड बॉडी को डिकम्पोज करके उसको मिट्टी बना देते हैं। नेक्स्ट है स्टेबलाइजेशन एंड मॉडरेशन ऑफ द अर्थ क्लाइमेट। तो जो अर्थ का जो क्लाइमेट है उसको स्टेबलाइज करते हैं और उसको क्या करते हैं, मॉडरेट करते हैं, रहने योग्य करते हैं, उसको साधारण बनाते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। अन्यथा रात में इतनी सर्दी हो जाती कि चारों ओर बर्फ ही बर्फ होती और दिन में इतनी गर्मी हो जाती कि चारों तरफ रेगिस्तान होता है, आग लग जाती। लेकिन इन सबको बैलेंस करता है कौन, इकोसिस्टम। मॉडरेशन ऑफ फ्लड्स, ड्रॉट्स, टेम्परेचर एक्सट्रीम्स एंड द फोर्सेस ऑफ विंड। ये क्या करते हैं, फ्लड्स को रोकते हैं, जो बाढ़ आ जाती है, ड्रॉट्स को रोकते हैं, टेम्परेचर का जो एक्सट्रीम हो जाना उसको भी कंट्रोल करके रखते हैं। ऐसा नहीं होने देते कि दिन में अगर धूप है, जुलाई का माह है, जुलाई का मंथ है, तो टेम्परेचर 60 तक पहुंच जाने दे, नहीं, उसको रोकते हैं। और हवा के बहने आदि में भी ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जनरेशन एंड रिन्यूअल ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। जो मिट्टी का उपजाऊपन है उसको भी क्या करते हैं, ये उसको बढ़ाते हैं, जनरेट करते हैं और उसको रिन्यू भी करते हैं। अगर मिट्टी का उपजाऊपन कम होता है तो उसको न्यू करते हैं। इंक्लूडिंग न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। न्यूट्रिएंट्स की जो साइक्लिंग है उसको भी कौन मेंटेन करता है, ये इकोसिस्टम के बहुत सारे कंपोनेंट्स मिलकर के करते हैं, अर्थात इकोसिस्टम ही करता है। नेक्स्ट, पॉलिनेशन ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स में जो पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है उसको भी इकोसिस्टम संभव बनाता है। इंक्लूडिंग मैनी क्रॉप्स, कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीजेस। बहुत सारी जो क्रॉप्स होती हैं उनको भी जो है कंट्रोल करता है और जो पेस्ट होते हैं उनको भी कंट्रोल करता है। जो कीड़े मकोड़े फसलों में लग जाते हैं, उन्हें बीमारियां हो जाती हैं, उनको भी कंट्रोल करता है कौन, इकोसिस्टम। नेक्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज एज की इनपुट्स टू क्रॉप वैरायटीज एंड लाइवस्टॉक ब्रीड्स, मेडिसिन्स एंड अदर प्रोडक्ट्स। ऐसे बहुत सारे जेनेटिक रिसोर्सेज हमें मिलते हैं, किससे, इकोसिस्टम से मिलते हैं। जैसे कि बहुत सारी क्रॉप्स की वैरायटीज हो गई, गेहूं कई प्रकार का है, मक्का कई प्रकार की है, लाइवस्टॉक ब्रीड्स हो गए, मुर्गियाँ हो गई, बकरियाँ हो गई और जो बफेलोज हो गई, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं, इकोसिस्टम की वजह से मिलते हैं। मेडिसिन्स, पेड़ों से बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं, बहुत सारी बीमारियों की जो मेडिसिन्स हैं वो कहाँ से मिलती है, इकोसिस्टम से मिलती हैं, प्लांट्स से मिलती है, ट्रीज से मिलती हैं और जानवरों से मिलती हैं। अदर प्रोडक्ट्स भी हमको मिलते हैं, बहुत लंबी लिस्ट है इसीलिए यहाँ पर अदर टर्म हमने यूज कर दिया है। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एस्थेटिक क्या बेनिफिट्स। ये कैसे बेनिफिट्स हैं, आप जब किसी पहाड़ पर जा रहे हैं, माउंटेन के ऊपर खड़े हैं, सुंदरता को निहार रहे हैं, तो उससे आपको कुछ वस्तु नहीं मिल रही लेकिन एक आनंद की अनुभूति हो रही है। आप किसी नदी के किनारे गए, वहाँ बैठ करके आप जो है
अपने आप को थोड़ा रिलैक्स फील कर रहे हैं, आप किसी झरने के पास खड़े होकर के उसको निहार रहे हैं, उसको देख रहे हैं, तो आपको एक आत्मीय आनंद मिल रहा है, सुंदरता को आप जो महसूस कर पा रहे हैं। और इसी को बोलते हैं क्या, कल्चरल एंड एस्थेटिक बेनिफिट्स। बहुत सारे लोगों का कल्चर, जो आदिवासी लोग हैं, आदि का कल्चर किस पर डिपेंड करता है, वहाँ के प्लांट्स पर, वहाँ के एनिमल्स पर डिपेंड करता है। उनके कल्चर भी उसी प्रकार से क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। तो जो इकोसिस्टम है वो किसी क्षेत्र के कल्चर को, वहाँ की जो एस्थेटिक लाइफ है, वहाँ का जो अध्यात्म है, या वहाँ की जो प्राकृतिक जीवन है लोगों का, वहाँ का जो वस्त्र है, वहाँ उनका जो कल्चर है, उनका फूड है, उनकी हाइट है, उनका कलर है, उनकी आदतें हैं, उन सबको डिफाइन करता है, उनको डिटरमाइन करने में भी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है कौन, इकोसिस्टम। तो आज के लेक्चर में हमने कवर किया इकोसिस्टम, और नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे इकोटोन से स्टार्ट करेंगे। और आप इसी प्रकार से फीडबैक देते रहिए, कमेंट्स करके हमें बताते रहिए। आपका कोई क्वेश्चन है उसका भी हम आंसर देने का यथासंभव प्रयास करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि हम यहाँ पर डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं। आपको नोट्स तो बहुत सारे मिल जाएंगे, जो एक टॉपिक को जो है 10 मिनट में फिनिश कर देते हैं पढ़ा करके, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम एक एक टॉपिक को डीप या बिल्कुल बेसिक से डिस्कस उसको हम कर रहे हैं। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, और हमारे भी चैनल को सपोर्ट मिले, क्योंकि हमारा चैनल कोई संस्था नहीं है, हम एजुकेशन को व्यापार नहीं बना रहे। हमारा मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा जो नीडी लोग हैं, जो है डेडिकेटेड स्टूडेंट्स हैं, उनको अच्छी क्वालिटी का स्टडी मटेरियल पहुँचे उन तक। तो आज के लिए आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद, टेक केयर, और कोरोना से बचें। अभी घरों में ही रहें जब तक ज़्यादा जरूरी ना हो। थैंक यू।